अगर सच में मोहब्बत की दुकान चलाते हो तो हिमाचल प्रदेश में नफरत की दुकान क्यों? जिन सीटों पर उन्होंने खैरात के तौर पर विधायक बनाए या जिनको कैंडिडेट्स बनाया है वो गूंगे लोग हैं। उन्होंने सदन में आज तक दिल्ली के मुसलमानों की कोई आवाज़ या कोई मुद्दे मुखरता से नहीं उठाए। अब हम किसी को हराने किसी को जिताने थोड़ी आए हैं, हम खुद को जिताने आए हैं। दिल्ली की चुनावी गर्मी बढ़ गई है और AIMIM असदुद्दीन ओवैसी ने भी दिल्ली में अपनी ताल ठोक दी है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं AIMIM के दिल्ली सदर। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही कि AIMIM का दिल्ली चुनाव में आने का क्या मकसद? भाई मकसद बिल्कुल साफ है, मुसलमानों की राजनीतिक दशा और दिशा को चेंज करना, मुसलमानों की जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है उसके लिए एक बड़ा कदम है ये दिल्ली में विधानसभा के अंदर उतरना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन पार्टियों ने अक़लियतों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म करने की कोशिश की, चाहे वो परिसीमन के ज़रिए से, रिज़र्व करने के ज़रिए से, या फिर आबादी के अनुपात की जो बात करते हैं उसके बावजूद भी सीटों के बंटवारे पे चंद सीटों पे सिमट करके बाकी जगह पे आप बिल्कुल भी नहीं खड़ा करते हैं मुस्लिम किसी कैंडिडेट्स को, ये मुझे लगता है कि दिल्ली के मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। और ये पिछले कई सालों से 30 सालों से ये जुल्म चलता आ रहा है। लगभग 1993 से लेकर अब तक आप डेटा उठा के देख लीजिए, महज 5 से 6 सीटों में मुस्लिम कैंडिडेसी सिमट के रह गई। अगर आप मुसलमानों के आबादी का अनुपात दिल्ली के अंदर उठा के देखें तो लगभग 18 सीटें ऐसी हैं जिसमें मुसलमान 20 से लेकर 63% आबादी तक है। ऐसे में जहां एक कौम की आबादी जहां पे 30% बढ़ जाती है तो उसका तो हक बन जाता है। आप कैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाएंगे अगर आप उन सीटों पर भी मुसलमानों को नहीं देंगे? दूसरी बात कि जिन सीटों पर उन्होंने खैरात के तौर पर विधायक बनाए या जिनको कैंडिडेट्स बनाया है वो गूंगे लोग हैं। उन्होंने सदन में आज तक दिल्ली के मुसलमानों की कोई आवाज़ या कोई मुद्दे मुखरता से नहीं उठाए। आप देख लीजिए यहाँ से उठा करके इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के। तो इन गूंगे विधायकों से मुसलमानों का राजनीतिक कोई यहाँ से अच्छा कोई यहाँ से फ्यूचर संवरने वाला नहीं। लेकिन जैसे ही शोएब भाई आप कहते हैं कि मुसलमानों की रहनुमाई करने के लिए आप लोग आए हैं, मुसलमानों का अधिकार दिलाने के लिए आए हैं, वैसे ही आप लोग डायरेक्टली बीजेपी की मदद करने लगते हैं। ये आरोप भी लगता है, आपके राजनीतिक विरोधी कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम के तरह जहाँ भी बीजेपी को मुश्किल आती है आप लोग सामने आ जाते हैं और बीजेपी की मदद कर देते हैं। दरअसल ऐसा है ना साहब कि हमारे पत्रकार साथियों को लगता है कि भाई अगर ये सवाल नहीं, आपके राजनीतिक विरोधियों को लगता है। विरोधियों और पत्रकार साथियों को भी लगता है कि अगर ये सवाल नहीं पूछा तो कोई सवाल ही नहीं पूछा। लेकिन मैं बताऊँ ये आउटडेटेड सवाल हो चुका है, एक्सपायर्ड, इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई। जैसे छोटे रिचार्ज साहब की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है वैसे इसकी वैलिडिटी। मुझे एक बात बताइए, हमारे छोटे रिचार्ज जो हैं दिल्ली में उनका नाम मैंने रखा है इबलीस आज़म। इबलीस आज़म? हाँ, इबलीस आज़म है भाई। 2100 रुपये का धोखा दिया लोगों ने। तो अब ये 21 सीटों पे सिमटने वाले हैं मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो इबलीस आज़म है ये झारखंड में चुनाव लड़ते हैं जहाँ इनको मिलता है 0.5% वोट। ये हरियाणा में चुनाव लड़ते हैं, यहाँ इनको मिला 2.5% वोट। ये मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, कर्नाटक में लड़ते हैं, गुजरात में लड़ते हैं। गुजरात में लड़े बीजेपी जीत गई, हरियाणा में लड़े बीजेपी जीत गई, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में लड़े बीजेपी जीत गई। कौन हुआ बी टीम? MIM गई थी लड़ने। लेकिन दिल्ली में तो सीधा दिख रहा है ना, दिल्ली में दो वोट है, एक प्रो बीजेपी एक एंटी बीजेपी। एंटी बीजेपी में आप सब लोग हैं, तो आप अगर मैदान में मजबूती से आएंगे तो एंटी बीजेपी वोट का बिखराव तो होगा। तो आप पूछ लीजिए कांग्रेस के आला कमान से, हमने उनसे गठबंधन के बारे में कहा कि नहीं कहा? हमने कहा आप हमें कम ही सीट दीजिए। वो तो आपको इंडिया में रखने को तैयार नहीं हुए, तो लोकसभा में अब क्या सीटें देंगे वो आपको? तो फिर हमारे हक नहीं है चुनाव लड़ने का। और आप कैसे तय करेंगे? एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते या तो हम तय करेंगे कि हमें कहाँ से चुनाव लड़ना है और जनता तय करेगी लोकतंत्र में कि कौन उसका नेता हो सकता है। ये किसने आपको कह दिया कि कांग्रेस यहाँ से हमारे मुसलमानों की यहाँ से उसके पास वोटों की बपौती है या आम आदमी पार्टी के पास किसके पास है? ये ठेका और ये सर्टिफिकेट कौन देगा? आप देंगे,
कांग्रेस देगी, कौन देगा? अगर हैं तो बताइए, फिर सवाल है हमारे पास लेकिन कि दिल्ली नहीं जी मसीहा है ना, ये केजरीवाल जो है मसीहा है मुसलमानों के, राहुल गांधी मसीहा है। मुझे बताइए, सवाल नंबर 1, दिल्ली दंगे हुए, अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे रहे, 9:30 बजे तक वहाँ की मुसलमान आबादी भाग करके ईदगाह में पनाह ले ली उन्होंने। अगर अरविंद केजरीवाल ने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, उनके तमाम विधायकों ने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, मुसलमान वहाँ का गुहार लगाता रहा, अगर अरविंद केजरीवाल वहाँ पे जाके अपने विधायकों के साथ मार्च कर जाते तो दंगा नहीं होता। नंबर 1 क्यों नहीं किया? जस्टिस लोकुर समिति ने 2022 में कह दिया कि इसमें केजरीवाल का भी हाथ था। ठीक है, कोरोना का समय आया, पूरी देश की मीडिया मुसलमानों को बदनाम करने के बहाने ढूंढ रही थी। अरविंद केजरीवाल ने अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि ये मरकज़ वालों ने, मौलाना ने किया, यानी पूरे मुसलमानों को बदनाम करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। ठीक है, ये है मुसलमानों को मसीहा, गिनते रहिए। फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसको कुरान की निंदा और कुरान के अपमान करने के बारे में कोर्ट से सजा हुई, नरेश यादव, महरौली से टिकट दिया अरविंद केजरीवाल जी ने गिफ्ट के तौर पर कि लो भाई, तुमने मुसलमानों का इतना बड़ा अपमान किया है, कुरान का अपमान करना कितना महान काम किया उसने। अरविंद जी ने उनको टिकट दे दिया। जब हमने हंगामा किया तो आनंद फानन में उसने वापस, ये हमारे हंगामा करने के बाद ना, अगर नहीं किए होते, उनका पुतला दहन नहीं किए होते तो नहीं वापस। ये मुसलमानों का मसीहा है। अब राहुल जी मुसलमानों का मसीहा कैसे हैं? देखिए, मैं गया वहाँ पे संजौली मस्जिद, हिमाचल प्रदेश में। जब हम उस वक्त गए, उस वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ वहाँ पे नैरेटिव चल रहा था, मस्जिद तोड़ो जी, जो मुसलमान सब्जी फल वाले उसको भगा रहे थे। 3500 मुसलमान वहाँ से भाग गए रातों रात फैमिली लेकर के। जिस वक्त हम गए संजौली मस्जिद का मुद्दा उठाने के लिए, राहुल जी वहाँ शिमला में मौजूद थे, हेलीकॉप्टर से गए थे रात में और 3 दिन वहाँ रहे। लेकिन वो आपने सुना कि राहुल जी कभी मस्जिद वालों से मिले या किसी मुसलमान से वहाँ मिले, उनको ढांढस बंधाया कि जी मैं तो मोहब्बत की दुकान चला रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है? कहाँ थे राहुल गांधी उस वक्त? ऐसे होंगे मुसलमानों के मसीहा? ड्रामा करके, नौटंकी करके, कैसे? मतलब मीडिया को पहले बता दिया जी मैं जा रहा हूँ, आप लोग सब आ जाओ। पूरी यूपी की फोर्स लग गई थी गाजियाबाद बॉर्डर पे, पूरा हाईवे जाम हो गया था जब राहुल वहाँ जाने की कोशिश कर। राहुल गांधी यही तो चाहते थे, पुलिस रोक ले, यहीं पर पूरा एक पॉलिटिकल स्टंट हो जाए, ड्रामा बन जाए। अगर चाहते तो उनके यहाँ से प्रदेश के लोग जो है यूपी में फ़ौरन दूसरे दिन जा कर के ही वहाँ पे प्रोटेस्ट करते। अगर वो चाहते तो पूरे प्रदेश का यूनिट, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है एक विपक्ष की भूमिका में है, पूरा यहाँ से चक्का जाम कर देना चाहिए था। ये क्यों नहीं करते आप? तो ये पॉलिटिकल स्टंटबाजी से आपको लगता है कि मुसलमान अब बेवकूफ़ बन जाएगा, तो MIM यहाँ बैठी है आपकी पोल खोलने के लिए। अगर सच में मोहब्बत की दुकान चलाते हो तो हिमाचल प्रदेश में नफरत की दुकान क्यों? लेकिन शोएब भाई, आखिर में सवाल तो यही आता है ना कि आप जिसकी तो फिर मुसलमान की बात तो फिर मुसलमानों को क्या, मुसलमानों के वोट काट कर, यानी अगर आप केवल मुसलमानों की बात करेंगे और केवल मुसलमानों के वोट काटेंगे तो फायदा तो निश्चित तौर पर बीजेपी का होगा ना। डॉक्टर राहुल राम टेके हमारे ST सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुमकिन है कि वो चुनाव भी लड़ेंगे। डॉक्टर प्रयाग सिंह जो हैं वो मुमकिन है कि चुनाव लड़ सकते हैं। ये मुसलमान तो नहीं है। हमारे जो कई सारे पार्षद हैदराबाद के अंदर हैं, औरंगाबाद और महाराष्ट्र के अंदर हैं, वो हमारे दलित समाज से हैं। काशीराम जी ने जब राजनीति की शुरुआत की थी, दलित राजनीति की, तो उन्होंने यही तो कहा था कि भाई यहाँ से पहली बार हम हारेंगे, दूसरी बार मतलब यहाँ से हराएंगे और तीसरी बार जीतेंगे। तो जब उनको ये कहा गया कि भाई आप हिंदुओं से हट के क्या अलग राजनीति कर रहे हैं, तो उन्होंने जब वो अपना आंदोलन लेके चले, आज मायावती जी की सरकार बनी, यूपी में बनी थी, एक बड़ा राजनीतिक दल है ना, एक बहुत बड़ी यहाँ से फैक्टर है इंडिया के अंदर दलित राजनीति का। अब तो एक समाज नहीं, सुनिए, उन्होंने मुसलमानों को भी टिकट देते हैं, अपने पंडित जी को, मिश्रा जी को उन्होंने बहुत प्रमुख भूमिका में रखा है। अगर हम मुस्लिम केंद्रित राजनीति करते हैं और हमारे साथ दलित साथी भी जुड़ते हैं, हमारे साथ हिंदू जाति भी जुड़ते हैं, तो ये मेरे को बताइए फिर हम क्यों नहीं काशीराम की तरह राजनीति कर सकते? लेकिन हर समाज का लीडर हो सकता है, मुसलमानों का लीडर नहीं हो सकता। लेकिन पोलराइज करने की कोशिश करते हैं ना। कौन करता है? दंगे के आरोपी जिन पे केस चल रहा है, जिन पे चार्जशीट फाइल की हुई है पुलिस ने, उनको आप टिकट दे देते हैं और अपना उम्मीदवार बनाते हैं ताहिर हुसैन को, जो आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद थे। अरविंद केजरीवाल जेल गए,
मनीष सिसोदिया जेल गए? दिल्ली दंगों का आरोप तो नहीं नहीं, दिल्ली दंगों को छोड़िए, हाँ, करप्शन के केस में गए ना, हाँ। बड़े केसेस में गए ना, अभी तो उनको बेल पे ही है ना। तो अगर यही पैमाना है कि बेल के बुनियाद पर या जेल जाने के बुनियाद पर वो दागी हो गया, तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, किसी को भी चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, सबको छोड़ देना चाहिए था। लेकिन ताहिर हुसैन को तो बेल भी नहीं मिली, लेकिन कहा जा रहा है कि राजनीतिक विरोधी कह रहे हैं। 9 केसेस में बेल मिली है, एक केस क्वैश हो चुका है, एक ही केस बचा है। अगर सिर्फ बेल ना मिलने और जेल के बुनियाद पर अगर आप चुनाव नहीं लड़ सकते, तो फिर तो वैसे तो पूरी की पूरी संसद खाली हो जाएगी। 33% ऐसे सांसद हैं जिसके ऊपर अपराध, हत्या, रेप, डकैती के मामले हैं गंभीर। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, साध्वी प्रज्ञा सिंह कौन सी यहाँ से दूध की धुनी थी, जिसके ऊपर आतंकवाद के आरोप एनआईए ने चार्जशीट के अंदर डाल के पूरी एक बहुत बड़ी उसकी तफसील है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसको छोड़ कैसे सकते हैं, बाहर नहीं हो सकते, आप उसको संसद के अंदर बिठा देते हैं। किसने एक्सेप्ट किया? जनता ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, क्या राष्ट्रीय जनता दल यहाँ से ऐसे लोगों को टिकट नहीं देती है? क्या नीतीश कुमार जी, ललन सिंह और सारे लोगों को टिकट नहीं देते हैं? कांग्रेस का कौन सा ऐसा नेता है जिसके ऊपर जेल केस नहीं है? कौन बेदाग ऐसी छवि वाला है? अब आप कह रहे हैं शाहरुख को भी टिकट दे सकते हैं। शाहरुख की तो तस्वीर पूरी मीडिया में आई थी, पिस्तौल उसके हाथ में थी, पुलिस वालों पर ताने हुए थे। हम तो शाहरुख, सलमान, आमिर तीनों को टिकट दे सकते हैं, उसमें क्या है? अगर वो लड़ना चाहें तो हम लड़ाएंगे। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं जिनकी फोटो छपी थी दिल्ली दंगों के आरोपी, उनके भी ऊपर आरोप लगा था दिल्ली दंगों पर। कहा जा रहा है कि उनको भी टिकट देने पर विचार हो रहा है। उनके बारे में भी आपके पास? ये सारे लोग मीडिया नैरेटिव के विक्टिम हैं, और आपको याद है, इंसाफ कीजिएगा आप खुद ही। एक राम भक्त गोपाल था, जब हम लोग जामिया में यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे तो गोली चलाया, पुलिस सामने पीछे खड़ी है और उसके सामने गोली चलाया उसने, शायद आपको गोली भी लगी, हम लोग भी वहीं थे, हमें भी लग सकती थी। उस राम भक्त गोपाल को बेल मिली, बीजेपी के अंदर इज्जत मिली। आज वो बीजेपी के बड़े नेता हैं राम भक्त गोपाल, जिसने पुलिस वालों के सामने गोली चलाया, ऐसे ही बंदूक तानते हुए, तस्वीर उसकी भी वायरल हुई। मीडिया उनकी तस्वीर क्यों नहीं चलाता? शाहरुख खान चलाते हैं आप। शाहरुख खान के ऊपर जो एक मुकदमा था उसमें बेल मिल चुकी है, दूसरा मुकदमा जो है वो लंबित है और उसमें मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 7 साल की है। शाहरुख खान, अगर राम भक्त गोपाल को बेल मिल सकती है तो शाहरुख पठान को क्यों नहीं मिल सकती? लेकिन दो गलत चीजें सही तो नहीं हो जाती कि अगर बीजेपी ने जो किया, राम भक्त गोपाल जिसकी आप बात कर रहे हैं वो सही और गलत तो आप भी वही काम करेंगे जो बीजेपी ने सही किया, और आप गलत कह रहे हैं। सही और गलत का फैसला तो कोर्ट करेगा। कानून का एक उसूल है कि जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता तब तक इनोसेंट है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर ये अपनी सज़ा काट भी देते हैं और अदालत ये करता है, तो क्या ऐसा मतलब पैमाना है कि हम उनके माँ से नहीं मिल सकते, उनसे हालचाल नहीं पूछ सकते, उनके बेटे के बारे में नहीं पूछ सकते? जब राम भक्त गोपाल को मिल सकता है तो इनको क्यों नहीं मिल सकता? लेकिन शोभ भाई, बात वही है ना कि आम आदमी पार्टी नहीं, अभी तो हमने कुछ डिसाइड ही नहीं किया। टिकट के बारे में हमने कुछ कहा तो नहीं, अभी टिकट पे चल रही है, विचार चल रहा है, कई तकनीकी इशू, अब वो लड़ने भी चाहें या उस तरीके से सीलमपुर। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि जो भी दिल्ली दंगे के अंदर जिनको जबरन फंसाया गया है, जिस तरीके से वो मीडिया नैरेटिव के विक्टिम रहे हैं, हम उनकी जितनी मदद कर सकते हैं हम करेंगे। भी बहुत दिनों से अंदर है, जेएनयू में विरोध प्रदर्शन के बाद उमर खालिद के परिजनों से भी संपर्क करेंगे, उन्हें भी टिकट देके विधायक बनाया। देखिए, हमारी सहानुभूति सबके लिए, लेकिन उमर खालिद साहब के वालिद साहब वो वामपंथ से इंस्पायर्ड है, वो वामपंथ के नेता रहे हैं, कन्हैया कुमार के दोस्त रहे। कन्हैया कुमार ये बताएं कि वो तो आज कांग्रेस के नेता बन के मज़े ले रहे हैं, उसने अपने दोस्त को क्यों धोखा दे दिया? पूरी दुनिया की ठेकेदारी तो एमआईएम के पास नहीं है ना। अगर अभी आप तो शाहरुख पठान पे इतराज़ था, तो अभी उमर खालिद पे इतराज़ नहीं है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कहीं उनका नहीं, आप मेरे को बताइए, ये आप सेट कीजिए, हमें तो किसी पे इतराज़ नहीं है। राजनीतिक पार्टी होने के नाते किनको टिकट देना है, किनको नहीं टिकट देना है, ये दिल्ली का एक स्टेट पॉलिसी भी होती है और राष्ट्रीय सदर भी तय करते हैं। जी जी, ठीक है ना जी।
किसी के साथ सहानुभूति होना, किसी के इंसाफ की लड़ाई में साथ देना और किसी को टिकट दे करके यहाँ से उनको मजबूत करना, ये दो अलग अलग कारण हैं। ताहिर हुसैन साहब आम आदमी पार्टी के एस्टैब्लिश लीडर थे, एक पार्षद रहे, मुस्तफ़ाबाद के आवाम ने उनको जिताया, अरविंद केजरीवाल के किचन कैबिनेट के हिस्सा थे, अरविंद केजरीवाल उनकी छत पे जाके उनके घर पे खाना खाते थे। जिस अरविंद केजरीवाल ने उसकी नमक हराम की है, आम आदमी पार्टी ने तो वफा किया ना, बेवफाई की ना। हमने वादा किया कि कोई साथ रहे ना रहे, उनके बच्चों से जाके पूछिए आप। जब मैं 6 महीने पहले गया उनके पास तो उन्होंने कहा कि अंकल 4-4.5 साल हो गए पापा को जेल में जाते हुए, इसी घर में अरविंद केजरीवाल आते थे, इसी घर में पूरे मनीष सिसोदिया से लेकर सारे लोग पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर यहीं से पॉलिसी बनाते थे। वो 4.5 सालों तक घर तो दूर फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि कैसे हैं घर के लोग। हमारी पूरी संपत्ति जब्त हो गई, घर में यहाँ से परेशानी हो गई, जिनको भी नौकरी पर रखे थे वो सब भाग गए। आज 4.5 साल के बाद आप लोग पहली बार कोई ऐसी पार्टी जो आई है हमारा हाल चाल पूछने। मैंने कहा बेटा मौका मिलेगा तो आपके पापा के लिए बहुत कुछ करेंगे। आज हमें मौका था, हमने कहा जो वादा किया वो पूरा करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ सदर साहब से, जब हमने ये बात रखी तो उन्होंने कहा फ़ौरन बिल्कुल ताहिर साहब को एकदम आप आगे बढ़ाइए। उनका पूरा तुरंत सपोर्ट मिला, बिल्कुल फ़ौरन सपोर्ट मिला। हमने तनिक भर भी यहाँ से नहीं सोचा और हमने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल ने इनको धोखा दिया है तो MIM ही तो हमदर्द है। अगर हम अपने ही लोगों को नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा? और राहुल जी करेंगे, धोखेबाज लोग करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के आवाम के पास इस बार मौका है अपनी इस तमाम नाइंसाफ़ियों का बदला लेने के लिए। दिल्ली के आवाम के पास इस बार मौका है उन तमाम झूठे वादों का बदला लेने के लिए जो पिछले 10, 15, 20 सालों से ये झेलते आए हैं। आज मुसलमानों की बस्तियाँ जो है ऐसा लगता है कि जैसे गाँव हैं। बाकी सब जगह आपको डेवलपमेंट दिखता है, वर्ल्ड क्लास स्कूल और तमाम अस्पताल और सारी चीज़ें। मुसलमान बहुल इलाकों में तो कूड़ा तक नहीं साफ़ करवाते हैं। यानी दिल्ली में बाकी जगह काम ठीक हुआ है आप कह? मतलब कहने का ये है कि जिस जगह वो दिखाना चाहते हैं उस जगह पे तो वो दिखा देते हैं, लेकिन जिन जगह से मुसलमानों से ये आप तवक्को रखते हैं वोट लेने की, वो नहीं करते आप। एक सवाल केवल ये कि भैया हम अगर लड़ रहे हैं 10 सीटों पे तो बाकी 60 सीटों पे आप भाजपा को हराइए ना। हम 70 सीटें तो नहीं लड़ रहे। मान लीजिए वो ये कह रहे हैं कि आप भी लड़ेंगे, कांग्रेस भी लड़ेगी, और अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अभी देखिए अभी तो दिल्ली चुनाव की घोषणा होने भाई आप 10 और ज़्यादा पोलराइज आप 10 सीटों पे मत लड़िए। आप 10 सीटों पे मत लड़िए, आप 60 सीट्स पे लड़िए और आप 60 में यहाँ से 60 लेकर के आइए, 58 लेकर के आइए। हमारी तरफ से शुभकामनाएं। हो गया बात खत्म। 60 सीटों पे भी तो बीजेपी को आप हरा सकते हैं। जो बीजेपी 3 विधायकों के साथ है, एक स्कूटर में समा जाती है, ठीक है ना, उस बीजेपी को आप इस बार 0 कर दीजिए। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरा साथ है उनके लिए। आप मुझे 10 सीट में आपकी बपौती नहीं चलेगी। नहीं, जो मैं सवाल हक है हमारा, मुसलमानों का हक है, बिल्कुल आप छीन नहीं सकते, छीन नहीं सकते आप। हर आदमी का हक है। तो अरविंद केजरीवाल साहब को ये बात पहुंचा दीजिएगा कि ये आप हक मुसलमानों को नहीं छीन सकते। आम आदमी पार्टी और बीजेपी का कि आप देखते रहिए, अभी चुनाव से पहले ताहिर हुसैन की जमानत भी बीजेपी और करवाएगी ताकि AMIM और बीजेपी मिलकर पूरा दिल्ली को पोलराइज कर सकें। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की जमानत भी बीजेपी ने करवाई है और संजय सिंह जी की भी जमानत बीजेपी ने करवाई है, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की भी, ताकि ये लोग कांग्रेस को उसकी नैया जो है डुबा दें दिल्ली के अंदर, ताकि कोई कांग्रेस दोबारा से पुनर्जन्म ना हो सके उनका दिल्ली में। अफवाह तो ऐसी है। AMIM भी ऐसा मानती है? नहीं, लोग ऐसा करते हैं। मतलब कहने का ये मार्केट में ऐसा चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की बहुत ज़बरदस्त डील हुई है मोदी जी के साथ, क्योंकि वो उनके हकीकी भाई हैं जी। और दिन में तो ये अलग अलग दिखते हैं, रात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में साथ में बात होती है नागपुर में। आप देख लीजिएगा, उनका चेक कीजिएगा, उनकी चैट, उनकी व्हाट्सएप वगैरह का डिटेल्स निकाली जाए तो ऐसा निकल जाएगा। एक बस अंतिम तो उन्होंने कहा कि मोदी जी अगर फेल कर गए तो केजरीवाल जी को सामने पिच किया जाएगा। आपको पता है ना, अरविंद केजरीवाल जी जब वो अन्ना आंदोलन लेके चल रहे थे तो उनके पूरे आंदोलन की फंडिंग करने वाले RSS थी ना, इंडिया विवेकानंदा फाउंडेशन। क्या है, कुछ लोग तो कहते हैं कि हम लोग बेवकूफ़ बन गए, बाद में अरविंद केजरीवाल, हम लोगों ने वहाँ क्योंकि सरकार विरोधी आंदोलन था, हम लोगों ने भी देश के साथ सपोर्ट किया। आज अरविंद केजरीवाल के
33 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी से आए हैं, 33। रातों रात आइडियोलॉजी बदल जाती है क्या? रातों रात आइडियोलॉजी बदल जाती है? तो फिर क्यों आपने ले लिया बीजेपी से सबको, इंपोर्ट कर रहे हैं आप? अरविंद केजरीवाल को समझना में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन दिल्ली की आवाम तो कम से कम समझ रही है कि वो किस खेल के खिलाड़ी हैं और किसके मोह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा शातिर खिलाड़ी इस वक्त कोई नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि जो हार्ड हिंदुत्व है ना, जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व है, वो जब मुसलमानों की चमड़ी उधाड़े और मुसलमानों को जब मारेगा तो सहलाने के लिए मैं आऊँगा सॉफ्ट हिंदुत्व बन के, लेकिन मुसलमानों को पनपने नहीं दूंगा, ये मैं अहद करता हूँ। ये अरविंद केजरीवाल का एक संकेत है। एक बस अंतिम सवाल कि अगर यह हाइपोथेटिकल सवाल है कि बीजेपी दिल्ली की सत्ता से दशकों से बाहर है, इस बार कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय फाइट हो सकती है, कांग्रेस आम आदमी पर, कांग्रेस भी अगर मजबूत होती है तो, और इधर से अगर एआईएम भी मुस्लिम बहुल सीटों में मजबूती से लड़ता है, अगर इस पूरे चुनावी समीकरण के कारण बीजेपी की सरकार बनती है दिल्ली में, तो क्या एआईएमआईएम कहीं ना कहीं अपने आप को भी दोषी मानेगा? अगर बीजेपी की सरकार, हम किसी को हराने, किसी को जिताने थोड़ी आए हैं, हम खुद को जिताने आए हैं। हमारे साथ कई और पार्टियां भी लड़ रही है, आज़ाद समाज पार्टी भी लड़ती है, बीएसपी भी लड़ती है। वो किसकी टीम है? पता नहीं कौन है, एनसीपी और सपा और सारे लोग लड़ रहे हैं। नहीं, एमआईएम को ऐसा क्या खास मतलब तमगा देना चाहते हैं? आप एक वर्ग की बात करते हैं ना, एक बार बार आपने हमसे जब बात शुरू की तो आपने मुसलमानों की बात से शुरू किया, उस समय आपने दलित और बाकी लोगों की बात नहीं की, आपने मुसलमानों पे पूरा जोर दिया था, इसलिए आप पर राजनीतिक विरोधी बार बार ये आरोप लगाते हैं। हम दिल्ली में मुसलमानों की राजनीति वैसे ही करना चाहते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में काशी राम जी ने की अपने समाज के लिए, और हम ना यहाँ किसी को हराने आए हैं ना जिताने आए हैं। मतलब गिल्टी क्यों होना? मतलब अरविंद केजरीवाल को ठेका दे रखा है मुसलमानों ने या कांग्रेस ने? क्या है, कोई लिखित कोई समझौता है? ये लोकतंत्र है ना। बिल्कुल लोकतंत्र, जनता तय करेगी ना। अगर ताहिर हुसैन साहब को मुसलमान की आवाम ने तय कर लिया कि भाई इन्हीं को जिताना है, तो आप रोक लेंगे? कोई नहीं रोक सकता। फिर पंजाब के चुनाव में हमने देखा ही था, जेल, असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद पंजाब से लोकसभा सांसद बन गए थे। खालिस्तानी मूवमेंट से जो जुड़े हुए हैं वो यहाँ से सांसद बन गए। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वाई एमआईएम इज ऑलवेज ऑन अ टारगेट। या तो आपको मोहब्बत हमसे ज़्यादा है या तो अदावत ज़्यादा है कि अरे अरे ये मुसलमान कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये नेता बन जाएंगे, फिर चटाई इनकी कौन उठाएगा, फिर इनकी दरियाँ कौन उठाएगा, फिर उनके लिए नारे कौन लगाएगा। मुसलमानों ने जिस दिन इनकी दरियाँ चटाएँ और इनके लिए नारे लगाने बंद कर दिए ना, और 500-600 रुपया लेना इनसे बंद कर दिया ना, जो ये लालच देते हैं और अपनी ज़मीर जगा करके यहाँ से राजनीति के मैदान में कूद गए, गैरतमंदी के साथ कूद गए, यकीन मानिए अगर ये मुसलमानों के पैर पड़ने के लिए ना आ जाएं तो हमारा नाम बने। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी से अनुरोध है कि स्वतंत्र देखते रहिए और इसी तरह दिल्ली के चुनाव में अलग अलग राजनीतिक दलों की हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।